नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रणक्षेत्र में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दे को देखने का तरीका समाज में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आज किस मुद्दे की चर्चा रणक्षेत्र के इस मंच पर होगी, क्योंकि आज जो मुद्दा आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं वो केवल एक रिश्तों का कत्ल नहीं है। यह कत्ल है संस्कार का, यह कत्ल है परंपरा का, यह कत्ल है उस मानसिकता का जो अच्छे बीज के साथ एक स्वस्थ पौधे का रूप ले सकता है। वही पौधा जहरीला हो रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि हमने जब बीजारोपण किया, बीज तो रोप दिया, लेकिन जब खाद और पानी देने की बात आई तो उसमें मिलावट कर दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया। खामियाजा भुगतता है हमारा समाज, खामियाजा भुगतते हैं समाज के लोग, खामियाजा भुगतता है एक देश जिसके लिए कहा जाता है कि स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश का आधार पूरा होता है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? आज ये चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सोनम रघुवंशी, जिसने शादी की राजा रघुवंशी से, सौगंध ली 7 फेरों में कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। लेकिन देखिए, 7 जन्म तो दूर, यहां 7 महीने भी नहीं टिक सकी ये शादी, क्योंकि सोनम के दिलो दिमाग पर वो शैतान हावी हो चुका था जिसने सीधे तौर पर शादी को तो सिर्फ एक इस्तेमाल, एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन इसके पीछे एक साजिश पनप रही थी। अब जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या की, जिस तरीके से पूरे समाज में सोनम की मानसिकता को लेकर सवाल उठ रहा है, सोनम की सोच, आज की फ्रीडम, आज की युवा जनरेशन की सोच, पश्चिमी सभ्यता का हावी होना, उस सोच का हावी होना, इन सब पर तो चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम इस पूरे प्रकरण से एक और पहलू पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा इस बात की कि क्या आज के समाज में ये जो विकृत मानसिकता पनपती जा रही है, जो शादी को कोई संस्कार नहीं समझती है, जो शादी को सिर्फ परंपरा ना मानकर एक ऐसा प्रयोग मान लेती है कि चल गई तो अच्छा, नहीं चली तो या तो छोड़ देंगे या तो मार देंगे। ये समझना जरूरी है। और क्या इसके पीछे उन संस्कारों की कमी हो रही है, उन बातों की कमी हो रही है, रिश्तों की गर्माहट की कमी हो रही है, और क्या बच्चों पर, बेटियों पर खास तौर से उस दबाव को ज्यादा बना दिया जाता है जिसके बाद लड़कियां ऐसे शैतानी को कृत्य करने पर मजबूर हो रही है। रानी ने राजा की ऑनर किलिंग की, यहां यह समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, जिस तरीके से सोनम का उसके प्रेमी राज के साथ संबंधों का खुलासा हो रहा है, ऐसा लगता है कि माता पिता, यह कहा जा रहा है कि माता पिता को इस बात की भनक थी, माता पिता को डर था उनके स्टेटस का, उनके ऑनर का। बच्ची जिसने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए शादी तो कर ली, लेकिन इसके बाद इस शादी के पीछे की वो साजिश दरअसल सीधे सीधे माता पिता को सबक देने के लिए तो नहीं रची गई। ये बड़ा सवाल है और इस पर हमें गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। पहलू कई हैं, लेकिन इन पहलू में ये महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या ये एक दबाव का परिणाम था, और अगर ऐसा है तो क्या आज की तारीख में इस दबाव को दूर करने की जरूरत है। और इसी जरूरत पर आज खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के तमाम अतिथि जुड़ जाएंगे जिनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहते हैं जो समाज के सामने एक नया प्रश्न रखेगी कि क्या रानी यानी सोनम के हाथों राजा की ये जो किलिंग हुई है वो क्या एक ऑनर किलिंग है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा की शुरू। अर्धांगिनी, जिसे कहा गया पति का आधा अंग,
लेकिन जब वही अर्धांगिनी पूरा विश्वास, पूरा रिश्ता और एक जिंदगी ही निकल जाए तो क्या कहेंगे राजा और सोनम, इंदौर के वो नवविवाहित जोड़े जो शादी के बंधन पे 11 मई को बंधे थे। 20 मई को सपनों की नगरी शिलोंग हनीमून मनाने पहुंचे, लेकिन 23 मई को कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई कि सोनम ने अपने पति राजा को मौत की नींद सुला दिया। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा। बातें जो है ये बात तो मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें, तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है, बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी वो मिस्टेक से, हाँ ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। प्यार, शादी, धोखा और कत्ल, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि समाज के चेहरे पर एक तमाशती प्यार में बदली, लेकिन दोनों की शादी ना हो सकी और तभी मोहब्बत ने मौत की साजिश रच डाली। लेकिन राजा के कातिल सिर्फ उसकी रानी सोनम ही नहीं, बल्कि पूरा गैंग है। राज कुशवाहा, जो सोनम का प्रेमी और मास्टरमाइंड है, विशाल चौहान और आकाश राजपूत, साथ ही आनंद कुर्मी, इन सभी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। ये चारों हत्यारे अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था, मेरे कोई आगे पीछे नहीं भाई। जिस लड़की की तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े, अब वो दुख धूल झोंकती है। अब फैसला समाज को करना है कि वो बेटी को समझेगा या उस पर सवाल महत्वपूर्ण है और इन सवालों के बीच में हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए जरा उनको। खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह 2 परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी घटना है। मोहन यादव जी की बात आपने सुनी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह डाली, बारीकी से हर बात को समझने की जरूरत है। और यही बारीकी, क्या इस बारीकी से समझने को ही नजरअंदाज कर दिया जा रहा है? क्या इस पूरे कहानी में हम सोनम ने जो किया इसका कतई समर्थन नहीं करते, सोनम को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सोनम ने जो किया, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है? क्या सोनम ने माता पिता के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन ये ऑनर किलिंग, माता पिता की इज्जत की ऑनर किलिंग तो बनाने के लिए उनको सबक सिखाने के लिए तो नहीं कर दी गई है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पूरे प्रकरण को कई तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर बात कोई नहीं करना चाहता। ये कहीं दबाव तो नहीं था जो इस हत्या का आधार बना,
इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आइए बिना समय गवाए परिचय कराती हूँ, स्वागत करते हैं। हमारे साथ जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी जब समाज की बात आती है तो मुखरता के साथ अपनी बात रखती हैं। हर्षिला रूपाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और महिलाओं के मामले में और इस तरीके के प्रकरण जब आते हैं तो समाज के लिए भी खुलकर लड़ती हैं, बोलती हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रितु भारद्वाज जी हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मानसिकता की बात हो रही है इसलिए देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं हरीश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हर्षिला, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। और जैसा हमने कहा कि देखिए हर जगह टीवी पर एक चर्चा हो रही है कि सोनम को सजा मिलनी चाहिए, ये उसकी शैतानी उसने शैतानी कुकृत्य किया है, ये शैतानी मानसिकता है, ये पहले से पता होना चाहिए था। लेकिन इन सबके बीच में जो मेरा आज का सवाल है कि क्या इस हत्याकांड को सिर्फ और सिर्फ एक लव ट्रायंगल के रूप में देखा जाए या फिर इसके पीछे उस दबाव को भी कारक माना जाए जहां पर माता पिता बेटी की मानसिकता को समझते नहीं हैं। बेटियां माता पिता के दबाव में पहले तो हाँ कह देती हैं, शादी देखिए ना, जो तस्वीरें आ रही हैं, तमाम संस्कार हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, वो मुस्कुरा रही है, फोटो सेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन में एक बात चल रही होती है कि अच्छा आपने अपने स्टेटस के लिए मुझे मेरा प्यार नहीं सौंपा, आप देखिए मैं आपके स्टेटस के साथ क्या करती हूँ। क्या माता पिता नहीं समझ पाते इस मानसिकता को? और जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हर्षिला, अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपकी अनम्यूट नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अच्छा जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को कि यह बात केवल चिंता का विषय नहीं है, यह बात केवल निंदा की विषय नहीं है, यह स्थितियां दिन ब दिन भयावह होती जा रही हैं। बिल्कुल। एकमात्र महिला के इस प्रकार के कृत्य से हमारे और आपके और तमाम अन्य महिलाओं की जो ये पूरी प्रजाति है वो कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है कि हम किस रूप के कैसे चेहरा दिखाएंगे, हम कैसे समाज से रूबरू दोबारा हो पाएंगे। इस प्रकार की गतिविधियां यदि लड़कियां कर रही हैं तो दो प्रकार की चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं। पहला ये, जैसा आपने कहा कि क्या परिवार के दबाव में कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि हम समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की काउंसलिंग में, प्रतिदिन इस प्रकार के केसेस में जुड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यह जो है एहसास हो रहा है, ऐसा समझ में आ रही है मुझे कि ये स्थिति केवल चिंताजनक इसलिए नहीं है, कहीं ना कहीं डिलेड मैरिड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियां अति महत्वाकांक्षी हो रही हैं, अति स्वतंत्रता को पसंद कर रही हैं और एक समाज के प्रति या कल्चर्स के प्रति एक हीन भावना उनके अंदर आ रही है। देखिए यदि आप देखेंगे तो चेहरे में कहीं भी उसके दबाव नहीं दिख रहा है। शादी में कई फोटोज वायरल हैं, कई वीडियोस वायरल हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा है उसके चेहरे में कि ये नाखुश है, कहीं ये बेमनहा अनमने मन से, अचकचे मन से ये विवाह कर रही हैं, ऐसा कहीं नहीं नजर आ रहा है। वो बिल्कुल हर जगह मुस्कुराते हुए विवाह कर रही है, लेकिन एक इतनी भोली सी, इतनी सुंदर सूरत के पीछे एक इतना भयावह आरोपी हत्यारन कोई छुपी होगी, ये भी जरूरतमंद थी, पीड़ित थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम पुरुष वर्ग की भी बात करें तो आज कहीं ना कहीं पुरुष भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। ये भयावह से भयावह हो रही है। बिल्कुल ये भयावह हो रहा है, इसीलिए तो ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। मैंने इसीलिए कहा कि किसी भी तरीके से जो अगर हम फोटोज देख लें, वीडियोस देख लें, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरीके का यहाँ पर कोई दबाव है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो पनप रहा था। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि क्या ये माँ बाप के स्टेटस के, उनके ऑनर की किलिंग तो नहीं है, ये कहीं माता पिता से तो बदला नहीं लिया गया, क्योंकि माता पिता उस मानसिकता को समझ नहीं पाए। बेटी ने ना कहा होगा लेकिन माता पिता ने उस ना को नजरअंदाज किया और उसका खामियाजा आज ये हुआ कि बेटी ने यह कदम उठाया। उस मानसिक जो स्टेटस है उस पर हम आज महत्वपूर्ण चर्चा चाहते हैं। मैं आपके पास आऊं उससे पहले हरीश जी हमारे साथ हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की बात हो रही है। ये मनोविज्ञान क्या है हरीश जी, जो बातें हम कह रहे हैं क्या ये संभव है? क्योंकि हर तरफ ये हो रहा है कि सोनम आप देवी नहीं, ये कलंकित है, इसको ये सजा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समाज का विकृत चेहरा है, निश्चित रूप से सजा होना चाहिए। मैं पुनः दोहराती हूं, लेकिन सजा से पहले उन कारकों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए
क्या माता पिता बेटियों की मना स्थिति को नहीं समझते? उनकी ना अगर है, अभी हालिया कुछ दिन पहले एक फिल्म भी आई थी, नो मीन्स नो होता है। हालांकि वहां का परिपेक्ष कुछ अलग था, यहां परिपेक्ष कुछ अलग है, लेकिन क्या माता पिता अपने स्टेटस के लिए, समाज के स्टेटस के लिए उस नो की मीनिंग को नहीं समझ पाते और फिर बच्चियां ये कदम उठाती हैं? हरीश जी, आपकी बात बहुत सही है। मेरे ख्याल, एम आई ऑडिबल? जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और ये सच है कि बहुत सारे लड़कियों के केसेस कई बार मेरे पास आते हैं, और प्रॉब्लम यही रहती है कि माता पिता कई बार अपनी बच्चियों की जो सही मेंटल लेवल है या मेंटल स्टेटस है या जो उनकी इच्छाएं हैं, कई बार उनका सत्कार शायद नहीं करते, और जिसके कारण वो जो बच्चियां हैं वो अपनी लाइफ में उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाती, उस तरह से प्रोस्परस नहीं हो पाती जिस तरह से वो चाहती है या जिस तरह से समाज में उनको होना चाहिए। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहां इस तरह से हो रहा है। तो कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि लड़कियों का, कई बार कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, लेकिन पेरेंट्स उस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जिससे बच्चे जो है बहुत अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन इस केस में एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं एक अलग एंगल से भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इस सारे केस में ये देखा है कि एक तरफ तो उसकी जो प्लानिंग है, जो वो प्लान कर रही है मर्डर की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसके बाद वो उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट कर रही है लास्ट मोमेंट तक, और उसको वो कर देती है। और दूसरी तरफ उसकी सास, उसके पेरेंट्स और उसके सारे लोग, आसपास के लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बिहेव करती थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इस तरह का किया। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी का लगता है उसका, क्योंकि जो साइकोपैथ्स होते हैं वो बहुत सोशल होते हैं, वो बड़े अच्छे मिलनसार होते हैं, और लोग कभी भी उनसे गैस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो इमीडिएट इच्छा होती है वो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कई बार चले जाते हैं। तो मुझे एक ये लड़की का केस, क्योंकि अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मीडिया की तरफ से है वही है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी की, जो उसके बिहेवियर्स के पैटर्न्स की डिस्क्रिप्शन पास आ रही है, तो वो यही इशारा कर रही है कि वो कहीं ना कहीं साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जो है वो ग्रसित थी, और शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का शायद ज़्यादा दबाव रहा हो, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपकी बात सही है कि पेरेंटल प्रेशर में बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, लेकिन ये जरूर है कि वो साइकोपैथिक लगती है, क्योंकि साइकोपैथी पर्सनालिटी आपको लगती है। सोनम, ऋतु जी, जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाओं को, ऋतु जी से मेरा ये सवाल है, ऋतु जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को, क्योंकि क्या होता है कि जब केसेस आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को हमेशा विक्टिमाइज किया जाता है। अभी इस केस में भी हमने भी जो मुद्दा रखा, हम एज अ विक्टिम पहले देख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हम वृहद विस्तारित रूप से बात करेंगे। एक एंगल ये भी है कि फैमिली का प्रेशर, और जैसा कि अभी हरीश साहब कह भी रहे थे कि एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी भी होता है, लेकिन इन सबके बीच में एक जो मुद्दा होता है उसको काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है कि क्या ये जो फीलिंग आ चुकी है कि हम जी अपनी मर्जी से करेंगे, इट कुड बी बॉय, इट कुड बी गर्ल, जो करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे, और ये मर्जी से जिएंगे, मर्जी से करेंगे, ये मर्जी ही ऐसे क्राइम के लिए सबसे ज्यादा बड़ा बेस बनती जा रही है। मानती हैं आप? जी लावनी जी, देखिए आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मौलिक अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, रह सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर ये एक्सप्रेशन की एक लिमिट है, आप किसी को मार नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कि अभी मेरी बहन ने बोला, हमारे भाई ने बोला, यहाँ पर जो मेन इशू है वो पेरेंटल प्रेशर जरूर है। यहाँ पर पेरेंटल प्रेशर, पर आप देखिए पेरेंटल प्रेशर ये भी है कि आप महत्वाकांक्षी बनिए, आप पढ़िए लिखिए, आप नौकरी करिए, आप अच्छी पोस्ट पर आइए, ये भी पेरेंटल प्रेशर है। पर पेरेंट्स आपको इस
चीज की आजादी जरूर दे रहे हैं कि आप पढ़िए, आप जहाँ काम करना चाहते हैं करिए, पर इसकी आजादी आपको नहीं दे रही है कि आप विवाह कहाँ करेंगे। तो आप ये देखिए दोनों चीज बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आजादी ऐसी आजादी है कि आपको अधिकार है कि आप जैसा मर्जी आप जहाँ काम करिए, आप जैसा मर्जी पढ़िए, अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, अगर आप हमारी मर्जी से शादी नहीं करते तो आप अच्छे बच्चे नहीं है। तो जो गुड बीइंग अ गुड का जो टाइटल है, ये जो है ये कुछ इस दिशा में लेके जाता है जिससे कि ये एक क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होता है कि आप कर तो सकते हैं बट यू कैन नॉट फुली एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो क्या इस केस में जिस तरीके से अभी हरीश जी कह रहे हैं, इस केस में क्या महिला होने का कोई फायदा मिल सकता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमेशा होता है कि कानून भी महिलाओं को ऐसे देखा जाता है कि हाँ ये विक्टिम है, पुरुषों के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाता है हमारे समाज। लेकिन यहाँ पर मुस्कान से लेकर सोनम तक, हालांकि दोनों परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पीड़ित पुरुष ही है। तो ऐसे केसेस में क्या अब कोर्ट को भी इन तमाम केसेस को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है? वो जो बराबरी वाली, जेंडर इक्वालिटी वाली बात आती है कि अगर महिला क्रिमिनल है तो उसको भी उस लिहाज से देखना होगा, इसका जिक्र भी होना चाहिए। जी बिल्कुल लावनी जी, वैसे जो हमारा कानून है, कानून कोई मर्डर करता है तो उसमें कोई भेदभाव या जेंडर अनइक्वालिटी नहीं है। अगर पुरुष भी मर्डर करेगा तो भी उसको उतनी ही सजा मिलेगी और महिला मर्डर करेगी तो भी उसको उतनी ही सजा मिलेगी। पर हालांकि बात करते हैं प्रताड़ना की, तो प्रताड़ना के लिए जो पुरुष प्रताड़ित होता है उसके लिए कोई ठोस कानून नहीं है। हालांकि कोर्ट दिन ब दिन इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है कि पुरुषों के साथ भी प्रताड़ना होती है और लगातार हो रही है, और इसके लिए एक ठोस कानून की हमें जरूरत है। एक ठोस कानून की जरूरत है, लेकिन कानून से पहले हमारे साथ हर्षिला जी हैं। कानून से पहले देखिए समाज भी एक चीज होती है और समाज भी एक वातावरण देता है, लेकिन हमारा समाज तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का वातावरण वो रहा ही नहीं। हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, पहले हम संस्कारों की बात करते थे। ये जो 90s वाला दशक था उसको हटा दिया जाए, उसके बाद जो बदलाव आया है वो इतनी तेजी से बदला कि आज की जो जनरेशन वो जेनजी कहलाती है अपने आप को। तुम पसंद हो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम पसंद नहीं हो तो दूसरे के साथ चले जाएंगे। शादी उनके लिए फॉर्मेलिटी बन गई है, और इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं से सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लड़का या लड़की जो देखता है उसको वो उसे आत्मसात करता है। तो कहीं ना कहीं से हम सभी, हमारा समाज तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह से सर चढ़ रही है, जिस तरह से दीवानगी आ रही है लोगों के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज की, जब दादा दादी और नाना नानी हुआ करते थे, जब हम ननिहाल जाएं या जब नौनिहाल पैदा होते थे तो दादा दादी के साथ साथ चाचा ताऊ और बुआ फूफा सबके संरक्षण में बच्चे बड़े होते थे। अब तो अपने माँ बाप के संरक्षण में बच्चे नहीं बड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि यदि आप न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करें या आप हाई जनरेटेड फैमिली की बात करें, जिन्हें कहते हैं मेट्रोज में जैसे बच्चे हैं, तो वहां तो केयर टेकर की बदौलत बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की देख रेख जो है वो आया कर रही हैं। ऐसी स्थिति में संस्कार, आचार विचार, व्यवहार जो एक पारिवारिक परिवेश है उससे तो बच्चे कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट गए हैं, वो लिंक ही नहीं है बच्चों का। तो इसमें आप, हम और ये समाज यही जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले गांव को छोड़ते हैं, घर शहर को छोड़ते हैं, बड़े शहर में पलायन करते हैं, और पलायन करने के बाद जैसे ही हम जाते हैं तब माता पिता जब दोनों नौकरी में रहते हैं तो बच्चा जो है आया मदर के हाथों पलता बढ़ता है, और फिर वही मोबाइल और वही डिवाइस में बच्चों की जो लाइफ है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, और फिर वो नो इंटरप्शन पसंद करते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट पसंद करते हैं, और फिर वो अपनी मनमर्जी के आधार पर अपने रिश्तों को समझते हैं और अपनी मनमर्जी के आधार पे ही वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं। सोनम के केस को कैसे देखते हैं? लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उनका पारिवारिक परिवेश दिखाई देता है, लगता है कि हाँ वो परिवार के साथ ज़्यादा इंडल्ज रही, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले में कहा कि हो सकता हो कि वो ना जो थी वही उसके लिए एक जहर बन गई और इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। लेकिन सोनम के परिवार की आपने जो भी बातचीत देखी, जो परिवेश आया, उसे लेकर आपके मन में क्या आता है? इस केस में किस तरीके का परिवेश हो सकता है? हर्षिला, देखा मैंने एक चैनल में मैंने यह भी सुना कि सोनम की मम्मी ये कह रही कि वो मानती नहीं थी, वो बिल्कुल मानती नहीं थी। ये सोनम की मम्मी के अपने स्टेटमेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनम की मम्मी कह रही हैं कि लड़का तो हाथ से चला गया ना, वापस मिल गई, ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन इसमें खुशी कैसी जब लड़का हाथ से चला गया, तो वो भी मर जाती तो अच्छा होता। मतलब कहीं ना कहीं परिवार नाराज है,
परिवार को एक परिवार ने यदि बेटा खोया है तो दूसरे परिवार ने अपना जवाई खोया है, दामाद खोया है। ये चीजें बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल पारिवारिक परिवेश वाले लोग हैं ये। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम जो है एक मनमानी वाली मनमौजी लड़की मुझे दिखाई पड़ रही है, और ये प्लानिंग के तहत हुआ। और जिस तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें या मनोरोगी की यदि बात करते हैं, तो इस तरह से सभी कुछ चीजें यहाँ से प्लान करके ले जाना। यदि आप उनकी जेठानी की बात सुने तो वो अपने मायके से चल पड़ी थी हनीमून के लिए, और उसे अलग से बुलाया गया कि टिकट हो गई है, तुम आ जाओ, चैन पहन कर आओ, बटुआ लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। उनकी मम्मी की भी बातें मैंने सुनी है, राजा रघुवंशी की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में सारी चीजें टिकट फाइनल करके यहाँ से अन्य मर्डरिस्ट को, जिनको वो सुपारी दे रही है, उनको लेकर जाना, सभी के रहने ठहरने, प्लानिंग की तरह जो उसने काम किया है, वो कहीं ना कहीं उसकी मनमौजियों को राजा को दरकिनार करके अपने जीवन को अपने अनुरूप जीने का कहीं ना कहीं ये मतलब अपनी मर्जी के लिए अपनी मर्जी से जीना, किसी दूसरे की जान ले लेने तक बनाए, यहाँ पर ये परिस्थिति बन रही है। लेकिन हरीश जी, क्योंकि एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं सवाल आपके लिए हरीश जी छोड़कर जाती हूँ। ये अपनी मर्जी से जीवन जीना, जीने की आजादी, इसका आधार, इसका कारक क्या है? ये जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं लोग, अब टीवी देखना, कहते थे ना कि पहले एक साथ फैमिली में टीवी देखी जाती थी, अब सबके हाथ में एक टीवी होता है, अपनी अपनी टीवी लेकर अलग अलग कोने कोने कमरे में लोग बैठे रहते हैं। ओटीटी पर जो परोसा जा रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स आज के दौर में जो सामने आ रहे हैं, या जो पाश्चात्य सभ्यता की से जुड़ी हुई, जो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्म्स आ रही है, क्या ये सब चीजें इसके पीछे एक कारण बनती जा रही हैं? चर्चा हो रही है, समाज आखिर कहाँ जा रहा है? हरीश जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ। जो सवाल मेरा आपसे था कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये सोशल मीडिया, इनका बढ़ता जो ये क्रेज है, वो भी इस तरीके की घटनाओं के पीछे एक कारण है? बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि मेरी जो मर्जी मैं वैसे करूं, मेरी जैसे मर्जी मैं वैसे सोचूं, तो जो माइंड है ये एक वाइल्ड हॉर्स की तरह चलता है। लेकिन इसको लगाम हम कैसे लगा सकते हैं? वो है हमारी मोरल वैल्यूज। जो मोरल वैल्यूज हैं वो डर पे बेस्ड होती हैं। हमें अपने पेरेंट्स का डर रहता है, हमें समाज का डर रहता है, हमें भगवान का डर रहता है, हमें कानून का डर रहता है। तो अब जो हमें परोसा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो ये मोरल वैल्यूज है वो ब्लंट हो रही हैं, और लोगों का डर जो है अपने पेरेंट्स से, अपने समाज से, अपने भगवान से, शायद वो ब्लंट हो रहा है, जिसके कारण लगता है कि सबको कि मेरे दिमाग में जो भी विचार आता है वो सही है। लेकिन वो सही है या गलत है, ये तो वैल्यूज के बेस पे ही डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन जब अब वैल्यूज ही ब्लंट हो चुकी हैं, वैल्यूज की एग्जिस्टेंस ही वीक हो चुकी है, और उस पर किसी का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह का सोशल मीडिया और जो मीडिया लोग देख रहे हैं, जो अलग अलग उनके चैनल्स हैं जिनसे वो अपने आप को खुद लर्न कर रहे हैं, तो उसमें ये सारा जो वैल्यूज का सिस्टम है ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण लोग अब ये सही तरह से फर्क नहीं कर सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां वैल्यू कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉय हो रही हैं। लेकिन एक बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि डर नहीं रह गया है। ऋतु जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप एडवोकेट हैं और अक्सर ये देखा जाता है, जरा ऋतु जी को लेकर आइए। ऋतु जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये डर खत्म क्यों हो गया? क्या जिस तरह से हमारी न्यायिक प्रणाली ने कुछ ऐसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, टिप्पणी दी, लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरह से अब मान्यता दी जाती है, जिस तरह से उस पर टिप्पणी आती है, क्या ये एक वजह तो नहीं है कि कानून को ही आधार बनाकर, जैसे लिविंग रिलेशन की बात मैंने की, इन सब चीजों को आधार बनाकर शादी को मजाक बना दिया? कानून क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि कानून को आधार बनाकर कुछ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो इसको वोक कल्चर जो है यंग लोगों के बीच में डेवलप कर रहे हैं। जो एक कानून हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, कोई ना कोई टिप्पणियां जरूर देती है कि राइट टू
लिव आपका अधिकार है, आपके पास राइट टू प्राइवेसी है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये मौलिक अधिकार जरूर है, पर इन अधिकारों को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के द्वारा, और जिसकी वजह से एक समाज में डर नहीं रह गया है। आप जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, आपको कुछ करना है, जैसे कह रहे हैं कि आपके जो वैल्यूज इंस्टिल्ड होते हैं बचपन से, जो आपके माँ बाप द्वारा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है बच्चों के मन में। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, आप देखेंगे प्रतिदिन कोई ना कोई एक वीडियो आती है और जिसमें लिखा होता है आप जैसा मर्जी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये एक्शन अपने पेरेंट्स के खिलाफ ले सकते हैं, अपने साथियों के खिलाफ ले सकते हैं, आप चाहे तो लिव इन में रहिए, लिव इन का अधिकार कोर्ट आपको देती है। तो ये सब जो कल्चर है, जो वो कल्चर आया है, उसकी वजह से ये वैल्यूज डिग्रेड होते गए हैं जो हमारे समाज में। वही मैं कह रही हूँ ना, वो कल्चर को बेस तो कहीं ना कहीं से हमारा कानून भी दे रहा है। हम जिस देश में रहते हैं वो देश संस्कारों का देश कहा जाता रहा है, लेकिन उन संस्कारों को पीछे करके हमारे वेद पुराण में तो कहीं पर भी लिविंग के को मान्यता देने की बात नहीं की गई। लेकिन हमारे यहाँ कानून ही अगर ऐसा आधार बना दे तो फिर ये परिस्थिति तो पनपेगी ही। क्या नहीं आपको लगता कि इसको भी, हमारी न्यायिक प्रणाली को भी इस चीज पर सोचने और सोच समझ कर टिप्पणी देने या आदेश देने की जरूरत है? लावनी जी, इसमें अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें तो हमें समझ आएगा। जब कोर्ट आदेश देती है या फिर कुछ बोलती है, लिव इन रिलेशनशिप पे कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करती है या कोई ऑब्जर्वेशन देती है, तो वो ये मद्देनजर रखते हुए देती है कि ये कल्चर बहुत ज्यादा सोसाइटी में आ चुका है, और अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में यूजीसी आया और उसमें एक यूनिफॉर्म तरीके से लॉज आए कि आप लिव इन रिलेशनशिप को कैसे रेगुलेट करेंगे, और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आए दिन कुछ ना कुछ उनको रेगुलेट करने की बात कही गई है। तो अगर आप उनको रेगुलेशन नहीं देंगे तो आप ये सोचिए कि कुछ ना कुछ क्राइम जो है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। चाहे आप श्रद्धा हत्याकांड देख लीजिए, चाहे कोई और भी हत्याकांड देख लीजिए, तो वो हत्याकांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और उनको रेगुलेट करना, उनको एक्नॉलेज करना कि हाँ ऐसा है, लिव इन रिलेशनशिप है तो आप रजिस्टर करिए। लेकिन ऋतु जी माफ कीजिए, इसके बावजूद भी क्राइम कहाँ रुक रहा है? अगर हम ये कहें कि गलत चीज़ों को जो हमारे संस्कार से जुड़े नहीं है हम उनको रेगुलेट करेंगे क्योंकि समाज उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम तो खुद ब खुद समाज को हम एक खाई की तरफ धकेल रहे हैं। अगर ये कहा गया कि किसी चीज़ को, किसी गलत चीज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी था क्योंकि समाज उस दिशा में जा रहा है, तो समाज तो रुका नहीं। अभी भी क्राइम रेट अगर आप देखें तो लगातार बढ़ा है, घटा नहीं है, और ज्यादातर केसेस लिविंग के आ रहे हैं कि पसंद नहीं आया, बाद में किसी की बॉडी सूटकेस में मिलती है, किसी की बॉडी अलमीरा में मिलती है। तो ये तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि थोड़ा सा सोच समझकर अगर अब इसमें रिफॉर्म लाया जाए तो एक बदलाव आ सकता है। हालांकि आपने ठीक कहा कि रेगुलेट करने की जरूरत है, लेकिन क्या हर्षला जी आपके पास आ रही हूँ, जो बातें ऋतु जी कह रही हैं कि समाज एक्चुअली जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है उसके आधार पर आगे बढ़ जाता है कानून ताकि क्राइम कम हो, लेकिन यहाँ क्राइम कम नहीं हो रहा है। यहाँ तो एक वक्त हुआ करता था जब हम, हाँ ऋतु जी बोल लीजिए, आप 20 सेकंड में बोल लीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं। एक सबमिशन और मैं इस बात पर देती हूँ कि जैसा कोर्ट क्यों इसको प्रमाणित करती है, क्यों इसको रेगुलेट करती है। आप ये देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग आजकल रह रहे हैं और होता क्या है कि उसमें महिला प्रताड़ित हो रही है या फिर वो दोनों साथ में नहीं रह रहे और लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में है, तो महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसे टर्म्स है जिसके आधार पर कोर्ट इनको रेगुलेट करती है, पर कोर्ट इनको ऐसे एज सच कोई कानून हमारे पास नहीं है, कोई कोर्ट हमारे पास नहीं है जिनके द्वारा हम देखिए यहाँ पर भी आपने भी देखिए बात महिला की ही की। मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती हूँ, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज महिला और पुरुष दोनों से बनता है। और हर्षिला जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने कहा ना कि हम विक्टिम के रूप में देख लेते हैं हमेशा, और इसीलिए नरमी ज्यादा बरत दी जाती है। आज तक पुरुषों को लेकर देखिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पुरुष आयोग को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता, पुरुष के केसेस को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता। लिव इन की जब बात आती है तो हमेशा महिला को विक्टिम बता दिया जाता है, जबकि कई ऐसे केसेस आएंगे जिसमें पुरुष को प्रेशराइज किया जाता है। तो ये जो एक भावना है, ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी ऐसी घटनाओं को क्या अंजाम देने का एक बेस बनता है हर्षिला जी। और एक सवाल और था कि यही वजह होती है कि शादी को फॉर्मेलिटी माना जाता है। शादी अब संस्कार नहीं रह गई, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। हर्षिला जी, हर्षिला जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन?
आपने अभी आपने सुना कि जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि हमेशा मैंने कहा कि महिलाओं को ही हमेशा विक्टिमाइज कर दिया जाता है, जैसा अभी ऋतु जी भी बता रही थी कि भाई लिव इन में भी महिला को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है। लेकिन समाज तो दोनों से बनता है ना, महिला और पुरुष डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को एक नजरिए से देखने की जरूरत है, तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। यहां पर ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि लोगों ने शादी को अब परंपरा माना ही नहीं, शादी समझौता है, शादी एक फॉर्मेलिटी है, पसंद आई तो ठीक, नहीं पसंद आई तो यही करेंगे जो सामने है। देखिए, निश्चित तौर पे आप जो कह रही हैं, मैं आपकी बातों से भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ। और हमारी बहन ने जो कहा, क्योंकि वो वकील हैं, वरिष्ठ जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, तो उनकी भी बातें, एक वो दौर था, एक समय था, समाज महिला और पुरुष दोनों के आपसी समीकरण से समाज बनता है। लेकिन यदि हम बात करें केवल महिला की, तो अब महिलाओं के लिए वो समय नहीं रह गया है कि महिला से केवल और केवल विक्टिम कार्ड के लिए उपयोग की जाए। निश्चित तौर पे मैं किसी की भावनाओं को यहाँ चोट नहीं पहुंचाना चाहती, परंतु मैं यह बात कहना चाहती हूँ कि जब महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को एक तरीके से रोजगार हो या किसी भी प्रकार का व्यवहार, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, महिलाएं जब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो महिलाएं सिर्फ केवल विक्टिम ही क्यों रहे? आज पुरुष भी कहीं ना कहीं विक्टिम हो रहे हैं। पुरुष आयोग की कहीं कोई बात नहीं होती, मैं बिल्कुल। और ठीक है, एक चीज में आप कह रहे थे कानून की बात, तो मैं उस चीज को यहाँ चिन्हित करना चाह रही थी। PMCC, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है इस विषय में सही जानकारी नहीं होगी, लेकिन PMCC एक ऐसी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, जिसमें प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर, यदि हम शादी से पहले उस जगह पर जाकर अपनी काउंसलिंग करवा लें या अपने मन की बात रख लें, या 1-2 सेशन PMCC में प्री मैरिटल काउंसलिंग में हो जाए, चीजों को, घटनाक्रम को घटित होने से बचाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल मैं हरीश जी आपके पास लेकर आ रही हूँ, और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। हम रिश्तों की बात लगातार कर रहे थे, हम अपनेपन की बात कर रहे थे, कि आपको लगता है कि शिक्षा में रिश्तों को लेकर अब चैप्टर जोड़ देना चाहिए? कहते हैं ना, बचपन से ही अगर हम एक बीज बोएंगे तो पौधा अच्छा बनेगा, और वो अब शिक्षा के माध्यम से ही एक बदलाव आ सकता है। आपको नहीं लगता कि अब एक चैप्टर ही जोड़ देना चाहिए बचपन से ही? बिल्कुल सही बात है। देखिए, शिक्षा के बगैर जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन है, इट इज जस्ट लाइक एन एनिमल। लेकिन इसको साधना, इसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी बेस्ट पोटेंशियल को रियल फॉर्म में लेके आना और समाज के लिए अच्छे काम करना, ये नहीं है कि चलो 1-2 घटनाएं हो रही हैं तो उससे सारा समाज प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो भी है, जो हमारी दुनिया है, जो हमारे परिवार है, जो हमारा समाज है, वो रिश्तों के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर रिलेशंस हेल्दी होंगे, अगर रिलेशंस अच्छे होंगे, तो अच्छा समाज बनेगा, और अगर अच्छा समाज बनेगा तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होगी। बिल्कुल, रिश्तों को समझने और एक हेल्दी रिलेशन के जब भावनाएं आ जाती हैं, तो अपने आप समाज भी स्वस्थ होगा, और समाज से ऐसी घटनाएं जब खत्म हो जाएंगी तो एक स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और बहुत महत्वपूर्ण आपने अपनी बातें यहाँ रखी। पहलू बड़ा है, मुद्दा बड़ा है, समाज को भी आकलन करने की जरूरत है, और समाज के साथ साथ खास तौर से उन पेरेंट्स को भी आकलन करने की जरूरत है जो 2 नजरिए से बच्चों को देखते हैं, बेटियों को अलग, बेटों को अलग। इसलिए जरूरत है समेकित, समावेशी नजरिए से बच्चों को देखकर रिश्तों में उस गर्माहट को लाने की, जो आगे जाकर ऐसी किसी परिस्थिति को भी उत्पन्न ना करें जो आज राजा के साथ हुआ। आज 3 माँओं की कहानी है। एक माँ जो ये कहती है कि मेरा बेटा चला गया, उसे न्याय मिलना चाहिए, वो माँ राजा की। एक माँ राज की जो ये कहती है कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने उसकी परवरिश अच्छी की है। यहाँ पर इस बेटे की माँ को भी न्याय की दरकार है। और एक माँ जो ये कहती है कि मेरी बेटी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। यहाँ पर भी एक माँ को अपनी बेटी के लिए न्याय की आस है। इन तीनों माँओं की आस में एक आधार छिपा हुआ है, और वो है रिश्तों की समझ का। ये समझ हमें, आपको, समाज को मिलकर समझना होगा, और तब शायद ना तो कोई राजा रघुवंशी यूं मारा जाएगा, और ना ही कोई सोनम इस विकृत मानसिकता से पीड़ित होगी।
आकलन जरूर कीजिएगा। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।